प्रकृति और हमारा संबंध बहुत गहरा है। प्रकृति ने हमें कई अनमोल उपहार दिए हैं और हवा उन्हीं में शामिल है। हवा जो सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है और सांस लेना जिंदगी जीने के लिए बहुत आवश्यक। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित कई शहरों की स्थिति ऐसी हो गई है कि हम हर सांस के साथ किसी न किसी बीमारी को आमंत्रित कर रहे हैं। वायु में मौजूद प्रदूषण के कणों को हम अपने शरीर के अंदर सांस के जरिए ग्रहण करते हैं और फिर हम बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। समस्या गंभीर है और इसी समस्या से बचने के लिए क्या किया, किस तरीके के बचाव के उपाय किए जाए, इस पर चर्चा के लिए आज हेल्थ शो में आज जो हमने टॉपिक चुना है वो है वायु प्रदूषण से होने वाली समस्याएं और उसका बचाव। साथ ही साथ हम बात करेंगे सीओपीडी पर, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज पर, और इसके लिए हमने 3 विशेषज्ञों को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सबसे पहले हम आपका परिचय करा दें। मेरी सबसे बाईं ओर बैठे हैं डॉक्टर विजय हड्डा। आप एम्स में पल्मोनरी मेडिसिन और स्लीप डिसऑर्डर डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। उनके बगल में है डॉक्टर देश दीपक। डॉक्टर दीपक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पल्मोनरी मेडिसिन में प्रोफेसर हैं। और मेरे सबसे दाईं ओर हैं डॉक्टर अभिनव गुलियानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सर गंगाराम हॉस्पिटल में चेस्ट विशेषज्ञ हैं। धन्यवाद। तो डॉक्टर विजय, सबसे पहले आपसे शुरुआत अगर करें तो वायु प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है, लेकिन सबसे पहला प्रश्न यही जहन में आता है कि सर्दियों के मौसम की ओर जब हम बढ़ते हैं तभी ये समस्या क्यों बढ़ जाती है? देखिए, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई है। देखिए, कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो वायु प्रदूषण का जो स्तर है स्पेशली सर्दी के आसपास या दिवाली के आसपास बढ़ जाता है। उसके एक तो कारण ये है कि एकदम से मौसम चेंज होता है, हवाएं थोड़ी सी धीरे चलने शुरू हो जाती हैं, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिल के, और फिर मेरे को लगता है कि कुछ जो बार बार न्यूज़ में भी दिखाते रहते हैं, जो हमारे दिल्ली के आसपास वाले जो राज्य हैं वहाँ पे फसलों को जलाते हैं, वो भी एक कंट्रीब्यूशन होता है। तो मेरे को लगता है कई सारे ये सारे फैक्टर मिला के ऐसे करते हैं कि उस टाइम पे जो पोल्यूशन है स्पेशली दिल्ली के आसपास काफ़ी बढ़ जाता है। और मेरे को लगता है कि दिल्ली में ही नहीं, बाकी जगह भी बढ़ता है। वहाँ पे शायद दूसरे फैक्टर जो कि टेम्परेचर का कम होना, हवा की जो गति है वो कम होना, और बाकी जो वातावरण में जो चेंज होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो डॉक्टर दीपक, अगर इस बात को हम आगे बढ़ाएं कि इस मौसम में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, तो इसमें कौन कौन से वो लोग हैं जिनको इससे प्रभावित होने की आशंका बढ़ जाती है? कौन सा वो एज ग्रुप है? जी देखिए, जो अब आजकल प्रदूषण का लेवल है उस पे तो जनसाधारण पर भी ये असर करता है, लेकिन ख़ास तौर पे बच्चे और वृद्धावस्था वाले लोग, उनके ऊपर ज़्यादा असर होता है। और दूसरा जो ग्रुप है वो है जिन लोगों को पहले से बीमारियां हैं, ख़ास तौर पे जिनको श्वास रोग है। जैसे आपने जिक्र किया जिन लोगों को सीओपीडी है, ब्रोंकियल अस्थमा है, या और जो दूसरी इवन जैसे किडनी की बीमारी है या लिवर की बीमारी है, उन पे प्रभाव कर सकता है। जी, तो आप कह रहे हैं कि बच्चों पर भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप पे हो सकता है। डॉक्टर अभिनव, अगर इस बात को हम आगे बढ़ाएं तो जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा, उन्हें बाहर खेलने की भी आदत होती है, उन पर बहुत ज़्यादा हम रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगा सकते। तो एक तो बच्चे टारगेट ग्रुप ज़्यादा हैं, और साथ ही साथ अगर हम गर्भवती महिलाओं की बात करें तो ये 2 एज ग्रुप जो है वो प्रदूषण से ज़्यादा प्रभावित होता नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल। ये वाले जो व्यक्ति हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, बच्चे और गर्भवती महिलाएं, इनके अंदर क्योंकि हमारे जो खून की बहने की प्रभाव है वो तेज़ होती है, ज़्यादा होती है, और बच्चे बहुत तेज़ सांस लेते हैं। आमतौर पे अगर आप किसी बच्चे को देखें, वो आपसे आपकी गुना 1.5 गुना तेज़ी से सांस लेंगे, तो उतनी ही ज़्यादा हवा उनके फेफड़ों के अंदर से जा रही है और बाहर आ रही है। तो फेफड़े के अंदर जब भी हवा जाएगी उसके साथ ये कण, जिनको हम पीएम पार्टिकल्स बोलते हैं, वो और जो गैसेज हैं वो जाती हैं, और उसकी वजह से ये जो दिक्कतें हैं इनमें ज़्यादा होती हैं। दूसरा जो ग्रुप जिनका जिक्र हो रहा था, जो श्वास के रोगी हैं, उनमें भी ऐसा होता है कि जो सांस की नलियां हैं उनके अंदर कुछ ऐसी अंदरूनी दिक्कत होती है कि वो और ज़्यादा जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, और एक तरीके से उनके अंदर जो लड़ाई करने की क्षमता होती है शरीर की किसी भी चीज़ के खिलाफ, वो थोड़ी कम होती है। तो जैसा डॉक्टर बता रहे हैं कि बच्चे काफ़ी प्रभावित होते हैं। अगर आप भी अपने घर में वायु प्रदूषण से जुड़े कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो में 3 विशेषज्ञ डॉक्टर उपस्थित हैं, ये आपके सवालों का जवाब देंगे। तो आप फ़ोन करके इनसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आप नोट करें। हमारा फ़ोन नंबर है 23097
524। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। एक बार फिर से फोन नंबर सुन लें, हमारा फोन नंबर है 23097524। चर्चा को आगे बढ़ाएं डॉक्टर विजय, तो जैसा कि ये बता रहे थे कि बच्चों में सांस तेजी से लेते हैं, इसलिए उनमें संक्रमण की संभावना ज़्यादा हो जाती है। आजकल जो सबसे ज़्यादा सवाल अगर लोग अपने घरों में ये कार्यक्रम देख रहे हैं और उनके जहन में आ रही है कि क्या प्रदूषण से बचाव मास्क से संभव है, अगर संभव है तो वो कौन सा मास्क पहने? देखिए, मैं आपको इसका जवाब दो भाग में दूंगा। एक तो ये जो बच्चों की जो बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, उसमें एक एडिशनल पॉइंट ये भी है कि जो बच्चे होते हैं उनके जो लंग्स हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। साथ में जो और सिस्टम है जैसे किडनी है, लीवर है, क्योंकि क्या होता है कि जो भी हम अंदर जाता है शरीर के, चाहे वो वायु प्रदूषण से हो, चाहे हम खराब पानी से लें या खाने में लें, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए बॉडी को डेवलप होना ज़रूरी होता है। तो बच्चों का सिस्टम इस तरह डेवलप नहीं होता, तो वो भी एक कारण है कि बच्चों में वायु प्रदूषण का असर ज़्यादा होता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो आपने सवाल पूछा मास्क वाला, ये आजकल बहुत ही कॉमन सवाल है। हर कोई जो हमसे आता है, इवन जो हमारे मरीज हैं, जानने पहचानने वाले हैं, या आप जैसे लोग जो भी मिलते हैं, तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि डॉक्टर साहब क्या मास्क लगाऊं तो इसका कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, इसको मेरे को लगता है कि दो तरह से देख सकते हैं इसको। एक तो ये कि भाई जो मास्क होता है अगर हम उसको लगाएंगे वो ठीक क्वालिटी वाला, तो ये तो पक्का है कि जो पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं वायु प्रदूषण करने वाले, वो हमारे शरीर के अंदर कम मात्रा में जाएंगे। ये तो लगता है लॉजिक है ये तो, बिल्कुल, कि आपने मुंह के ऊपर कुछ ढक रखा है तो उसमें से चांसेस कम हैं। ठीक है। पर अगर आप मेरे को बोलोगे कि आप साइंटिफिक डाटा दिखाओ जो क्लियरली बता रहा है कि नहीं इसके तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल, तो उस तरह का एविडेंस शायद मैं नहीं दे पाऊँगा। लेकिन यस, अगर आप मास्क पहनेंगे तो पक्का कुछ ना कुछ बचाव तो ज़रूर होगा। हो सकता है इसका इफेक्ट आप इमीडिएटली ना देख पाए हों, कुछ दिन बाद दिखे, पर मेरे को लगता है कि इसका इफेक्ट आएगा। डॉक्टर दीपक, डॉक्टर विजय कह रहे हैं कि मास्क का इफेक्ट ज़रूर आएगा, लेकिन जैसे जो साधारण व्यक्ति है वो किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाता है और वो बोलता है कि मास्क दीजिए, चूँकि हर चीज़ की वैरायटी आजकल बाज़ार में मौजूद है, मास्क भी कई वैरायटीज़ में मौजूद हैं, वो कौन सा मास्क खरीदे? बहुत अहम सवाल है और इस पर मैं रोशनी डालता हूँ। बहुत किस्म के मास्क अवेलेबल हैं। एक मास्क होगा जिसको आपने आमतौर पे डॉक्टर्स को पहने हुए देखा होगा, जिसको हम सर्जिकल मास्क कहते हैं या ट्रिपल लेयर्ड मास्क कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। लेकिन पोल्यूशन से बचाने के लिए, देखिए, इसके लिए हमें ये समझना होगा कि प्रदूषण क्या है। बिल्कुल, प्रदूषण है जो अगर हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जो हवा में ऐसे कण जो हमें नहीं चाहिए और जो हमारे ऊपर या इकोसिस्टम के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अब उसमें वो पोल्यूशन एक चीज़ नहीं है, पोल्यूशन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। पोल्यूशन के अंदर, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, पार्टिकुलेट मैटर है। पार्टिकुलेट मैटर में साइजेस हैं, जैसे PM10 बोलते हैं तो मतलब 10 माइक्रोन तक के उसमें इंक्लूडेड हैं। PM 2.5 में 2.5 माइक्रोन तक के। ये PM 2.5 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2.5 अंदर जो हमारा अंदरूनी हिस्सा है फेफड़े का, वहाँ तक पहुँच के उसको क्रॉस करके ब्लड में और उससे फिर विभिन्न अंगों तक पहुँच सकते हैं। तो एक तो पार्टिकुलेट मैटर है, फिर गैसेज हैं। गैसेज में बहुत तरह की गैसेज हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं, ओजोन है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो जब हम मास्क की बात कर रहे हैं तो सब मास्क सबसे नहीं बचाएंगे। एक आपने आज तक काफ़ी सुना होगा N95 या N99। बिल्कुल। तो N95 या N99 का अर्थ है कि जो 95% या 99% 2.5 माइक्रोन के पार्टिकल से आपको बचा सकता है। तो अगर हम एक N95 मास्क खरीदते हैं तो वो हमें PM 2.5 से तो बचाएगा, लेकिन वो गैसेस वाले पोल्यूशन से हमें नहीं बचाएगा। अच्छा। तो इसलिए आजकल विभिन्न तरह के मास्क अवेलेबल हैं। बिल्कुल। ये आमतौर पे 100 रुपये के 100-150 रुपये के आसपास आपको N95 मास्क मिल जाता है। लेकिन अगर हम थोड़े से और एक्सपेंसिव मास्क में जाते हैं, जो कि 1500 से 2500 के बीच में मिलते हैं, उनके अंदर दूसरी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक कार्बन की लेयर होती है जो कि गैसेस को एब्जॉर्ब कर सकती है। वो कुछ गैसेस को एब्जॉर्ब कर सकती है। और हम अगर सोफिस्टिकेटेड, जैसे जो इंडस्ट्रियल यूज़ में मास्क आते हैं जो कि बहुत महंगे और बहुत भारी भी हो सकते हैं, वो करीब सभी गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बात यह है कि हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से मास्क लेना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर दीपक, ये बता रहे हैं कि हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से मास्क लेना चाहिए। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले चलिए, एक कॉलर हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं नई दिल्ली से। जी, पूछें अपना सवाल।
हेलो, आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो। हाँ जी, पूछें अपना सर। सवाल। क्या है आपका मैं सवाल? 65 इयर्स ओल्ड लेडी हूँ। जी हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। हाँ जी हाँ जी। मैं ना, मेरे को ना बहुत साल 30-35 साल पहले जी। वो ट्यूबरक्लोसिस हुआ था। जी अभी रिसेंटली वो थोड़ा ब्रोंकाइटिस में थोड़ा कन्वर्ट हो गया, मतलब ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है जी बट अभी थोड़ी थोड़ी अस्थमा प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम रहती है, तो कभी कभी थोड़ा सा ब्लड आ जाता है। जी। वो ड्यू टू एंग्जाइटी या स्ट्रेस से भी होता है क्या? मैंने आई एम वेरी एंग्जाइटेड, या कहीं जाना हो, स्ट्रेस होता है, ज़्यादा सोचती हूँ, तो उसमें भी कुछ इस तरह से के लक्षण आ सकते हैं क्या? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिनव। हेलो। तो नमस्कार जी, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। हाँ जी। इसमें क्या होता है कि टीबी से इसका लेना देना है कि टीबी से हमारे फेफड़े के कुछ हिस्से होते हैं जिसके अंदर कुछ बदलाव आ जाते हैं, कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं जिसके कारण नसें कच्ची हो जाती हैं। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो प्रदूषण के कारण या स्ट्रेस के कारण उसके अंदर जो है कुछ अगर इन्फेक्शन लग जाए या उसमें खून का बहाव बढ़ जाए तो वो कच्ची नसों में से खून आ सकता है। तो उसके लिए आपको अपने विशेषज्ञ को मिलके उसका एवेल्युएशन कराना चाहिए और उसका एक निजात पाना चाहिए। खून बीच बीच में आना सही चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर कभी बहुत ज़्यादा आ जाए तो आपको दिक्कत दे सकता है। अभिनव, जैसा कि अभी चर्चा कर रहे थे डॉक्टर दीपक, अगर मास्क वाले हम सेगमेंट को कंक्लूड करें तो एक मास्क कितने दिनों में रिप्लेस करना चाहिए? और एक जो जनरल सवाल है, हम देखते हैं जब हम सड़कों पर ट्रैवल कर रहे होते हैं कि कुछ लोग रुमाल से मुंह ढक लेते हैं, कुछ महिलाएं चुन्नी से मुंह ढक लेती हैं, कितना वो सही है? देखिए, रुमाल से मुंह ढकना या चुन्नी से मुंह ढकना बहुत इफ़ेक्टिव तो नहीं होगा, लेकिन कुछ जो मोटे कण हैं उसको ज़रूर बचा पाएगा। जैसे डॉक्टर दीपक ने कहा कि सबसे अच्छा मास्क जो है वो आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से चुनना है, बट मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो N95 या N99 मास्क जिसके साथ एक रेस्पिरेटर हो, मास्क विद रेस्पिरेटर, वो उचित रहेगा और उसको हम लेके पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो किसी ना किसी तरीके से जब भी आप घर के बाहर निकल रहे हैं तो अपना मुंह ज़रूर ढकें, खासकर जो वृद्धावस्था के वाले लोग हैं या जिनको कुछ फेफड़े की परेशानी पहले से ही है, वो लोग। बिल्कुल। डॉक्टर विजय, अगर हम सीओपीडी पर आते हैं तो वायु प्रदूषण और सीओपीडी कैसे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है? देखिए, वैसे तो बोलते हैं कि जो सीओपीडी है वो प्राइमरीली स्मोकर्स को होता है, मतलब सिगरेट स्मोकिंग से इसे स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। मीन्स कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आज कोई सिगरेट पी रहा है तो इतने साल के बाद इसको सीओपीडी होने के इतने ज़्यादा चांस, बिल्कुल, डिपेंडिंग ऑन के कितने पीता है। ठीक है। लेकिन अगर बात हम प्रदूषण की करें, वायु प्रदूषण की, तो हमारे जो एक्सपीरियंस में या जो भी डॉक्टर हैं जो सांस के मरीजों को देखते हैं, उनका एक्सपीरियंस है कि ऑल दो ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो स्मोकर होते हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी स्मोक किया ही नहीं, बिल्कुल, और उनको भी सीओपीडी होता है। तो सीओपीडी करने का स्मोकिंग के अलावा और कुछ कारण हैं और उनमें से वायु प्रदूषण एक है, एक मुख्य कारण में से एक गिना जाता है। तो इस तरह से वायु प्रदूषण सीओपीडी कर सकता है। स्पेशली अगर आपको लंबे दिनों तक वायु प्रदूषण से आपका एक्सपोजर रहे तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है हमारे फेफड़ों के ऊपर, और सेम चेंजेस जो स्मोकिंग करता है वो एयर पोल्यूशन भी फेफड़ों के ऊपर करता है और आदमी को सीओपीडी हो जाता है। सीओपीडी के और क्या क्या कारण हैं डॉक्टर दीपक? जी, देखिए ये बहुत अहम है इसको समझना। जैसा कि डॉक्टर हड्डा ने बताया कि स्मोकिंग जो है वो ट्रेडिशनली मुख्य कारण माना गया है। लेटली जो स्टडीज़ हुई और इंडिया में अब देखिए रूरल एरियाज़ में अभी भी जो बायोमास फ्यूल जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि गोबर या लकड़ी को जला चूल्हे में जलाना, वो एक बहुत प्रैक्टिस है, एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, और उससे जो गृहिणियां हैं उनको एक एक्सपोजर स्मोक का हो जाता है। कहने को वो सिगरेट, बीड़ी, हुक्का नहीं पी रही हैं, लेकिन स्मोक का एक्सपोजर हो सकता है उनका कई गुना ज़्यादा हो। ऐसा कई घरों में देखा गया जब स्टडीज़ की कि इंडोर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था जहाँ पे इस तरह के चूल्हे यूज़ हो रहे थे। अब जो हम एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण की बात कर रहे थे, जो जिसको हम एम्बिएंट एयर बोल सकते हैं, तो अब बाहर भी प्रदूषण है और अंदर भी प्रदूषण है। तो स्मोकिंग, प्रदूषण, ये मुख्य कारण है। इसके अलावा जैसे अभी एक कॉलर ने हमें कॉल किया, पुराने इन्फेक्शंस, उनसे भी इस तरह की बीमारियां होती हैं। अब उसको कई बार हम टेक्निकली सीओपीडी नहीं बोलते, पर उनके लक्षण सेम होते हैं जो इसको हम सीओपीडी बोलते हैं। और कभी कभी जो सीओपीडी को हम लोग काला दमा कह देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो दमा या ब्रोंकियल अस्थमा के मरीज हैं, जब उसको ढंग से इलाज ना किया जाए और नेग्लेक्ट किया जाए तो वो भी सीओपीडी की तरह बिहेव करने लगता है।
डॉक्टर बता रहे हैं कि सीओपीडी के कई कारण हैं। डॉक्टर अभिनव, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो भारतीय समाज में एक मानसिकता बन गई है, अगर कोई सिगरेट पी रहा है और उसकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर है तो उसे खांसी आती है तो वो कहता है कि मैं तो बीड़ी सिगरेट पी रहा हूँ जिस कारण खांसी आ रही है, और वो उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है जो बाद में सीओपीडी का कारण बन जाता है। आपके मेडिकल प्रैक्टिस में इस तरह की जो नेग्लिजेंस वाली हालत है या जो मिथ है वो कितना फेस करते हैं? बहुत फेस करते हैं। खासकर जो लोग स्मोकर्स होते हैं वो हमेशा इस बात को टाल देते हैं और कहते हैं कि जब से हमने स्मोकिंग छोड़ी है तब से हमारी दिक्कत बढ़ गई है जी। ये एक बहुत ही आम बात है जो कि हम सारे ही एक्सपीरियंस करते हैं, और इसके अंदर कोई मतलब दो राय नहीं है कि जो लोग स्मोक करते हैं उनको केवल सीओपीडी नहीं, करीबन 58 ऐसी बीमारियां हैं जो कि हो सकती हैं जिसके चांसेस बढ़ जाते हैं। बट सीओपीडी उसमें से सबसे एक कॉमन बीमारी है और सबसे बड़ा योगदान सीओपीडी का स्मोकर्स में ही रहता है। और स्मोकिंग जितनी ज़्यादा आयु तक करी जाए उतनी ज़्यादा दिक्कत हमें दे सकती है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति बचपन से ही स्मोकिंग करना शुरू कर देता है और 50 साल पे आप उसको मिलें तो उसका जो फेफड़े की आयु होगी उससे कहीं ज़्यादा होगी जी। और उसके अंदर कई बदलाव होंगे। और स्मोकर्स कॉफ इसको बोला जाता है। जो स्मोकर्स हैं जो स्मोकिंग करते हैं जिसको कि सीओपीडी नहीं है लेकिन उनके सांस की नली के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं कि म्यूकस सिक्रीशन, यानी कि हमारे शरीर के अपने प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है, एक तरीके के हमारे शरीर को ठीक करने के मैकेनिज्म है, जो कि कोई भी बाहर की वस्तु अगर अंदर आए उसको डाइल्यूट करके बाहर निकालने की, उसकी वजह से कुछ म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस निकलता है, तो वो म्यूकस जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से खांसी उनको रहती है। तो ये बदलाव जो हैं ये हर स्मोकर में आप देखेंगे जिनकी जो स्मोकिंग की तादाद है और स्मोकिंग की ड्यूरेशन है वो थोड़ी ज़्यादा हो। यहाँ पर मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा जी, बोलिए। कि ये जो खांसी है इसको हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि ये जो खांसी शुरू हुई है जो स्मोकर्स को, ये एक वार्निंग सिग्नल है कि आपको ये बीमारी डेवलप हो चुकी है। अभी हो सकता है कि ये अर्ली स्टेज में हो जब इसका ट्रीटमेंट करना पॉसिबल है और कंपैरेटिवली सरल होगा। और देखिए सीओपीडी वीक चल रहा है और इस बारी का थीम है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। तो सीओपीडी को पहचानने के लिए कभी भी बहुत जल्दी नहीं है। तो जो लोग स्मोकर्स हैं और जिनमें अभी कोई सिम्टम भी नहीं है उनको भी अपने चिकित्सक के पास जाके जांच करवानी चाहिए कि क्या ये बीमारी हो तो नहीं रही। अच्छा तो ये होगा कि स्मोक ना करें, बिल्कुल, और लेकिन स्मोक कर रहे हैं जो लोग उनको वो जाके चेक करवाएं। जिनको खांसी है उनको तो डेफिनेटली जाना चाहिए क्योंकि एक साइन है इस चीज़ का कि सीओपीडी डेवलप हो रहा है। डॉक्टर विजय, अगर कोई पेशेंट चेक कराने आता है और उसको सीओपीडी हो गया तो ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है? कि जैसे ही पेशेंट आता है हमारे पास, और स्पेशली ज़्यादातर लोग जैसे हम बात कर रहे हैं स्मोकर ही होते हैं, तो पहले तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है उनको बताने का, और आई थिंक वो राइट टाइम होता है उनको ये बताने का कि देखो भैया बहुत हो गया, अब सबसे पहले तो स्मोकिंग बंद करो। ठीक है। उसके अलावा फिर कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो हो सकता है कि उसकी सीओपीडी को पूरी तरह ठीक ना करें लेकिन उसको ज़िंदगी को काफ़ी ठीक बना देती हैं वो। जैसे कि खांसी कम हो जाएगी, उसका सांस कम फूलेगा, वो अपनी दिनचर्या का जो काम करना चाहता है वो आराम से कर पाएगा बगैर सांस फूले। तो उसमें जो सीओपीडी की जो मेडिसिन होती हैं बेसिकली वो इनहेलर होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एमडीआई फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में, जिसको पेशेंट को खींचना होता है, इनहेल करना होता है। बेसिकली बेस्ट मेडिसिन इनहेलर ही होती हैं। और कई बार गोलियां भी देते हैं, जो कि हम सबका यही एक्सपीरियंस है कि पेशेंट गोलियां ज़्यादा पसंद करते हैं इनहेलर की बजाय। बिल्कुल। हम उनको लिखेंगे कि भाई 2 तरह के इनहेलर, 1 तरह की गोली, तो गोली को हर कोई खा रहा होगा, इनहेलर कोई नहीं ले रहा होगा। तो पर अगर वापस मैं आऊँ तो इसमें प्राइमरीली जो दवाइयाँ वो इनहेलर के रूप में ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा बढ़िया हैं, उनके साइड इफेक्ट भी कम होते हैं। डॉक्टर अभिनव जैसे बता रहे हैं कि दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, इनहेलर भी उपलब्ध हैं, क्या कोई वैक्सीन है या बढ़ती उम्र के साथ कोई ऐसी वैक्सीन हो जो लगाने से इसके चांसेस कम हो जाते हैं? देखिए, सीओपीडी बचाने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, बट सीओपीडी के अंदर क्योंकि फेफड़े कमज़ोर होते हैं तो ऐसे मरीज़ों को कुछ वैक्सीन्स आती हैं जो कि इन्फेक्शन या निमोनिया से बचाती हैं, वो ज़रूर लगवानी चाहिए। एक सालाना वैक्सीन जो फ्लू की वैक्सीन होती है, जो कि हम सभी को रेकमेंड करते हैं जिनको सांस की बीमारी होती है, और दूसरी एक 5 साल में लगने वाली निमोनिया की वैक्सीन है जो कि लगवानी चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं डॉक्टर हाडा की बात पे जोड़ना चाहूँगा
कि इन्हेलर लोग लेना पसंद नहीं करते हैं। सबके मन में ये भ्रम रहता है कि हमें इन्हेलर की आदत पड़ जाएगी। बिल्कुल। वो ये भूल जाते हैं कि जिसकी आदत उनको थी वो छोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, इन्हेलर की आदत नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो डॉक्टर अभिनव इस चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, झारखंड से रोहित हैं। जी रोहित, आपका स्वागत है, सवाल पूछें अपना। जी मैं पूछ रहा हूँ कि ये मेरी बच्ची 10 इयर्स की है जी। अपने टीवी सेट की आवाज आप कम कर दें और फिर सवाल पूछें आप। हाँ जी जी सर, मैं पूछ रहा हूँ 10 इयर्स की मेरी बेटी है जी, और उसको हमेशा जब मौसम चेंज होती है तो उसको खांसी और सर्दी हो जाती है जी, जो कि ये दवा पीने में थोड़ा सा ये दिक्कत होता है इसको जी। जब भी मैं देता हूँ इसको अंग्रेजी दवा तो इसके साथ प्रॉब्लम आती है। तो मौसम अगर चेंज हो रहा है तो उसके पहले से मेरे बच्चे को तबीयत खराब ना हो, उसके लिए कुछ अच्छा सा उपाय बताएं कि मेरी बच्ची का तबीयत ठीक रहे। मौसम जी, आपका सवाल समझ गए डॉक्टर दीपक जी। रोहित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा लगता है आपकी बात सुन के कि आपकी बेटी को एक एलर्जी है, जो कि मौसम चेंज के साथ अब उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस और ब्रोंकियल अस्थमा, जिसका कि एक माइल्ड फॉर्म होता है, अक्सर सर्दी खांसी हो जाती है। तो उसके प्रिवेंशन के लिए, जैसा कि डॉक्टर विजय ने बताया, इन्हेलर्स होते हैं। तो इन्हेलर्स भी 2 तरह के होते हैं, प्रिवेंटर्स होते हैं और रिलीवर्स होते हैं। तो अगर ये प्रिवेंटर्स यूज़ करेंगे अपने चिकित्सक की सलाह से, तो उसको ये जो हर मौसम चेंज होने पर जो खांसी होती है, जो सर्दी खांसी हो जाती है, वो नहीं होगी और वो स्वस्थ रहेंगी और वो अपनी दिनचर्या कैरी आउट कर पाएंगी। डॉक्टर अभिनव, चर्चा को आगे बढ़ाएं। अगर बात करें तो कुछ लोगों को लगता है कि घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो प्रदूषण से हमें खतरा नहीं होगा, या सुबह सैर पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, शाम को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस तरह की जो भ्रांतियां समाज में हैं कि इंडोर रहने से पॉल्यूशन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आउटडोर जाने से ही होगा, क्या बताएंगे इस पर? देखिए, कुछ तो ये सही है कि जब पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है तो बाहर जाने से ज़्यादा होगा, बट ये नहीं है कि आप घर बैठे रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग ये मना करते हैं कि जब वातावरण में बहुत प्रदूषण का मात्रा ज़्यादा है, जैसे हम लोग एक AQI इंडेक्स जो है उसके माध्यम से बताया भी जाता है, उस समय में बाहर जाके एक्टिविटी करना, जैसे सैर करना, जॉगिंग करना और बिना मतलब के बाहर जाना, वो चीज़ जो है वो ठीक नहीं है। और घर के अंदर आप घर के मतलब हवा तो वही है जो बाहर से अंदर आ रही है, तो जो गैसेस हैं उनको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट जो पार्टिकुलेट मैटर है जो वो ज़रूर घर में कम आए, उसके लिए पर्दे लगा के रखें और गैसेस के एक्सचेंज के लिए कुछ पौधे लगा के रखें, जिससे कि ये चीज़ के अंदर थोड़ी कमी आए। और ये ऐसा सही नहीं है कि अंदर रहने से ये चीज़ नहीं होगी, बट हाँ ये ज़रूर सही है कि अंदर रहने से कुछ थोड़ा फ़र्क ज़रूर होगा, क्योंकि घर के अंदर की हवा जो है उसके अंदर जो पार्टिकुलेट मैटर है वो थोड़े कम रहते हैं। डॉक्टर हड्डा, जिन लोगों को पहले से श्वसन संबंधी बीमारियां हैं या अस्थमा है, उनको इस वायु प्रदूषण से क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और उनके लिए ये कितना खतरनाक है? देखिए, जिन लोगों को पहले से ही अस्थमा है या COPD है, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे ही एयर पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है या एयर क्वालिटी डाउन होती है, तो ऐसे लोगों को सिम्टम्स या तो बढ़ जाते हैं। स्पेशली जैसे अस्थमा के जो पेशेंट हैं वो आराम से दवाई ले रही हैं, सिम्टम पूरे कंट्रोल में हैं, लेकिन जैसे ही प्रदूषण का लेवल बढ़ता है तो उनके सिम्टम बढ़ जाते हैं, मतलब कंट्रोल जो था ऑलरेडी वो अनकंट्रोल हो जाता है। या फिर ऐसा होता है जिनको कम मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही थी उनको दवाइयाँ बढ़ानी पड़ती हैं। और एक्सट्रीम केसेस में ऐसे भी होता है कि लक्षण इतने बढ़ जाते हैं कि उनको इमरजेंसी में जाना पड़ता है, दाखिल होना पड़ता है। और कुछ पेशेंट ऐसे भी हुए हैं जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी है। ऐसे ही COPD और अस्थमा को सिम्टम वाइज हम सेम ही ले सकते हैं वायु प्रदूषण के अगर हम बात करें तो, क्योंकि दोनों के लक्षण लगभग सेम ही होते हैं। अस्थमा थोड़ा सा शॉर्ट लिविंग होता है, COPD थोड़ा लंबा होता है, पर COPD के पेशेंट में भी ऐसा ही होता है। और ये शायद बाकी डॉक्टर्स भी मेरे से एग्री करेंगे कि हम यूजुअली COPD पेशेंट्स को लंबे अंतराल पे बुलाते हैं OPD में दवाई लिख के कि ठीक है भाई आप ये दवाई लीजिए। जैसे मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं यूजुअली 2 से 3 महीने में बुलाता हूँ, लेकिन इन दिनों में क्या होता है कि मैं आज OPD में देखूँगा पेशेंट, उनको ट्रीटमेंट लिखूँगा कि भाई 3 महीने बाद मेरे पास आना। लेकिन इन दिनों में क्या होता है कि या तो एवरी वीक आ रही हैं या कोई भी पेशेंट 1 महीने से ज़्यादा रुकता ही नहीं है। मैं उनसे पूछा भाई क्या हुआ, तो बोलते हैं सर हमारे तो दिक्कत बढ़ गई है। ठीक है, तो ये दिक्कत ज़्यादा
पोल्यूशन की वजह से ही है। बिल्कुल, दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई। डॉक्टर दीपक, चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि एक व्यक्ति जो घर में बैठा है या कहीं ऑफिस में काम कर रहा है, वो व्यक्तिगत स्तर पर क्या पहल करे कि प्रदूषण में वो कमी लाने की कोशिश कर सकता है अपनी ओर से? जी, ये बहुत अहम सवाल है। बाहर पोल्यूशन है, तो सबसे पहले जिस टाइम पोल्यूशन ज़्यादा है हम उस टाइम बाहर जाकर एक्सरसाइज ना करें, एक्टिविटी ना करें, हम उसका एक ट्रैक रखें। आजकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऐप्स पर। दूसरी बात, अगर हमें बाहर जाना लाजमी है तो हम मास्क लगाकर बाहर जाएं और एक्टिविटी करें। अगर हम घर में ही हैं और रोगी हैं जिनको सांस की रोग, जैसा डॉक्टर विजय ने कहा सांस, तो वो घर पर एयर प्यूरीफायर यूज़ कर सकते हैं और उसमें एक अच्छा एयर प्यूरीफायर जिसमें कि कम से कम हेपा फिल्टर ज़रूर हो, जिसको हम हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर कहते हैं, वो हो और ओजोन ना प्रोड्यूस करता हो। तो इस तरह के और अपने घर में वेंटिलेशन के लिए हम दोपहर के टाइम को यूज़ करें क्योंकि उस टाइम पोल्यूशन कम। बिल्कुल सही। डॉक्टर अभिनव, इन्होंने एक बात उठाई एयर प्यूरीफायर, और जो दर्शक हमारे घर में देख रहे हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि क्या एयर प्यूरीफायर सही में वायु प्रदूषण को रोकने में कारगर है? भाई, वायु प्रदूषण को रोक तो नहीं सकता एयर प्यूरीफायर। जो कुछ पार्टिकुलेट मैटर आपके घर में है उसको कम ज़रूर कर सकता है, बट एयर प्यूरीफायर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वहाँ होता है जहाँ पे जो वातावरण है वो बंद है, जैसे कि सेंट्रली एयर कंडीशन जो घर हैं या अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे। हमारे घरों में आमतौर पे खिड़कियाँ दरवाजे खुलते बंद रहते हैं, तो हर समय के लिए वो आपको फ़ायदा नहीं देगा, एक टेम्पोरेरी रिडक्शन ज़रूर करेगा। मैं ये कहूँगा कि उसका नुकसान तो नहीं है, बट फ़ायदा कितना है वो कोई नहीं कह सकता। बिल्कुल। डॉक्टर हड्डा, चलते चलते एक संदेश दर्शकों के नाम। देखिए, सबसे अहम संदेश तो यही है कि आप कोशिश कीजिए कि एयर पोल्यूशन हो ही ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप व्हीकल्स, अपने प्राइवेट व्हीकल का यूज़ कम कीजिए और बीड़ी सिगरेट मत पीजिए और जैसे क्रैकर वगैरह जलाना कम कीजिए। आई थिंक इतना, ये तो कम से कम अपने ही हाथ में है। चलिए डॉक्टर, आप लोग आए और तमाम विषयों पर बहुत अच्छे से चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि जो हमने आज चर्चा की वायु प्रदूषण पर और सीओपीडी पर, इससे आपको ज़रूर लाभ हुआ होगा। डॉक्टर्स ने जो पॉइंट्स बताए हैं उनको अपने जीवन में ज़रूर इस्तेमाल करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हेल्थ शो की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।